हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का जो ये वन शॉट है, इसे देखने के बाद आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगा कि ये वन शॉट पूरा इनफ है। इसके अंदर जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा थ्योरी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। 5 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन छोटे मार्क्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है। हर एक मार्क्स एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो इन 5 मार्क्स को बिल्कुल भी कम मत समझना। तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के बारे में बात करें कि इन्फ्रेंशियल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होगा या ग्रुप ऑफ इवेंट्स होंगे, यानी कुछ भी जो भी ग्रुप हमें दे रखा होगा, उस ग्रुप में से हमें एक सैंपल कलेक्ट करना है। जो वो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पूरा पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन में से हमें कुछ सैंपल कलेक्ट करना है, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। आप किसी भी तरीके से, आप जेंडर वाइज कर सकते हो, आप एज वाइज कर सकते हो, आप हाइट वाइज कर सकते हो, ठीक है, उनकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक आप ले सकते हो। किसी भी तरह से आपने उनमें से कुछ कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं। अब उन सैंपल के ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ टेस्टिंग करते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन पर आते हैं। अब वो कंक्लूजन हम किससे निकाल रहे हैं? कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं सैंपल से, लेकिन वो कंक्लूजन कहलाया जाएगा पॉपुलेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक 1000 लोगों का ग्रुप है और उसमें से मुझे ये निकालना है कि जो एवरेज हाइट है इस पॉपुलेशन की वो कितनी है। अब वो 1000 लोगों के ऊपर सर्वे करने के बजाय, उन पर कुछ टेस्टिंग करने के बजाय, उन 1000 लोगों में से मैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से मैं कुछ 100 लोगों के सैंपल ले लेता हूँ और 100 लोगों के सैंपल के ऊपर टेस्टिंग करके एक एवरेज हाइट हम निकाल देते हैं। अब वो एवरेज हाइट हमने निकाली है किसकी? 100 लोगों की, लेकिन वो कंसीडर हम करेंगे पूरे 1000 लोगों की। हम ये बताएंगे भाई इस 1000 लोगों का जो ये ग्रुप है, इनकी जो एवरेज हाइट है वो इतनी है। तो यही बस हमें काम करना है इस पूरे इसके अंदर। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि भाई दो चीज़ें हमारे पास आई, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। तो पॉपुलेशन पूरा एक ग्रुप हो गया। अब पॉपुलेशन दो तरीके की हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट यानी जिसमें हम पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जैसे जिसमें हम पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते। जैसे ऑल स्टार इन ए मिल्की वे, भैया पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें पूरे मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं उनको काउंट करने बैठ जाओ और काउंट करके आप सही से ले आओ। तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। तो जो आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट, जो काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। अब जो पूरी पॉपुलेशन थी, जैसे मान लो ये पूरा एक पॉपुलेशन है, इसमें से हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कुछ हमने सैंपल कलेक्ट कर लिए। अब उन सैंपल के ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। तो बेसिक मोटा मोटा डिफरेंस क्या हुआ पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर? पॉपुलेशन में फोकस हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। सैंपल के अंदर हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं पॉपुलेशन के बारे में, कि इस पॉपुलेशन के बारे में जो भी आप इन्फ्रेंसेस, जो भी अनुमान लगाना चाहोगे वो ये है। पॉपुलेशन के ऊपर जब हम सर्वे करते हैं, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम सर्वे करेंगे तो वो एक्यूरेट आएगा, उसके अंदर नंबर जो मार्जिन ऑफ एरर है उसके चांसेस नहीं होंगे। क्योंकि जब मान लो जो 1000 लोग थे हमारे पास, अगर हम उन सब की एवरेज, उनकी हाइट निकाल के फिर हम एवरेज हाइट निकालें तो गलती होने का चांस ही नहीं है ना, हमने सबकी निकाली है। लेकिन अगर हम सैंपल को लेते हैं तो उसके अंदर हमेशा मार्जिन ऑफ एरर अवेलेबल होता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग होते हैं। और सब सैंपल क्या होता है? इट इज ए सब ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी हम पॉपुलेशन से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जो हम सैंपल से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। अगर हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करें तो दो तरह की सैम्पलिंग है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहां पर सैंपल चूज करने के लिए ना इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी वहाँ मतलब सबकी सेम होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि जहां पर सैंपल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, वहाँ पर बायसनेस होती है। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो बायसनेस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, उसको आप अनबायस्ड सैम्पलिंग भी बोल सकते हो। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये बायस्ड सैम्पलिंग भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ अलग अलग टाइप्स होती हैं। अगर हम पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपके नाम की तरह ही बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होना है। अब आपको कोई एक टास्क दिया जाता है कि भाई आपको एक प्रोग्राम की प्रिपरेशन करवानी है और उसके लिए आप वॉलंटियर चूज़ कर लो या स्टूडेंट चूज़ कर लो। आप अलग अलग क्लासेस में जाते हो और रैंडमली आप कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हो।
मान लो आप किसी क्लास में गए, आपने मान लो आप 12th के दूसरे सेक्शन में गए, आपने एक रैंडमली कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर दिया, भाई आप भी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप ये 5 बच्चे आ जाओ जो कि प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपने क्या करा, वहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, वहाँ पर कोई अपने बायसनेस नहीं दिखाई कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड नहीं है, इस हिसाब से आपने सिलेक्शन नहीं करा। तो इस तरह से वो होगी आपकी रैंडम सैम्पलिंग, आपने कुछ सैंपल कहीं से भी उठा के चूज़ कर लिए। और इसी का फिर दूसरा पार्ट होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में एक सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया जाता है, बाकी सब कुछ वही है, एक वहाँ पर सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया। आपने कहा कि भाई क्लास में जाके आपने कहा कि भाई रोल नंबर 5 आपने सेलेक्ट कर लिया, और उस 5 के बाद अगला जो तीसरा बंदा है वो सिलेक्ट है। अब आपको नहीं पता कौन है वो अगला तीसरा बंदा, लेकिन 5 के बाद अगला तीसरा बंदा नहीं, 8 हो गया, 8 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 14, 14 के बाद 17। तो इस तरीके से आपने वो पर्सन सेलेक्ट कर लिए, स्टूडेंट आपने सेलेक्ट कर लिए। यानी यहाँ पर आपने क्या करा, रैंडम सैम्पलिंग करी, लेकिन एक सिस्टम के तहत कर दी, एक आपने सिस्टम बना दिया। दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी में, वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर आप अलग अलग इसके अंदर ग्रुप्स बना देते हो। मान लो आपको एवरेज हाइट फाइंड करनी है अपने स्कूल के, 1000 स्टूडेंट आपके स्कूल में, आपको एवरेज हाइट फाइंड करनी है। अब एवरेज हाइट फाइंड करने के लिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई आप सीधा 11th क्लास में या 12th क्लास में गए या 10th मतलब सीनियर क्लासेस में गए, उनकी एवरेज हाइट फाइंड करके दे दी भैया ये एवरेज हाइट है, क्योंकि स्कूल के अंदर तो छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, छोटी हाइट के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आपने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया, आपने ग्रुप बना लिए, भाई जो सीनियर क्लासेज है उनका ग्रुप बना लिया, मिडिल क्लासेज है उनका ग्रुप बना लिया, और जो प्राइमरी क्लासेज है और प्री प्राइमरी क्लासेज है सबके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। अब आपने क्या करा, हर ग्रुप्स के अंदर से आपने कुछ सैंपल ले लिए, कुछ स्टूडेंट ले लिए, फिर उनकी एवरेज हाइट आपने निकाल ली, और उसके आधार पर आपने फिर डाटा प्रेजेंट किया कि भाई ये एवरेज हाइट है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि आपने यहाँ पर अलग अलग उनकी कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप बना दिए, और हर एक ग्रुप में से आपने कुछ सैंपल लिए, और फिर उसके बाद आपने अपना कंक्लूजन दिया। दूसरा, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग ज़्यादातर यूज़ की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्स होती है। तो पॉपुलेशन डिस्पर्स होती है, मान लो आपको टास्क दिया गया कि आपको एवरेज हाइट फाइंड करनी है, अपने एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चों की एवरेज हाइट फाइंड करनी है। अब आपके एरिया में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, तो आपने क्या करा, आप उन बहुत सारे स्कूल को सिलेक्ट नहीं करा, सारे स्कूलों में नहीं गया। मान लो आपके एरिया में 20 स्कूल पढ़ते हैं, तो आपने क्या करा, उन 20 स्कूलों में से भी रैंडमली किसी भी 5 या 6 स्कूल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, रैंडमली आपने 5 या 6 स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, और वहाँ से आपने स्टूडेंट चूज़ कर लिए। अब वहाँ से स्टूडेंट चूज़ करने के बाद फिर आपने अपने डाटा प्रेजेंट किया, तो वो डाटा पूरे 20 स्कूलों को हो गया, पूरे क्लस्टर के जितने भी स्कूल हैं, आपके ग्रुप के जितने भी स्कूल हैं, उन सब का डाटा आपने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपने यूज़ तो सबको नहीं किया ना। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग, कि आपने जो डिस्पर्स पॉपुलेशन थी, डिस्पर्स जो फैला हुआ था, उसको आपने पूरे यूज़ ना करके उसमें से कुछ को चूज़ कर लिया, और उनमें से आपने सैम्पलिंग करके फिर आपने एक डाटा बना दिया। दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इसके अंदर बायसनेस होती है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली जो सैम्पलिंग है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैंपल चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज आपको कहीं पर घूमने जाना है, किसी एक ऐसी जगह जाना जहाँ पहले नहीं गए हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर सैम्पलिंग करोगे। सैम्पलिंग मतलब वहाँ का डाटा इकट्ठा करोगे। डाटा कहाँ से इकट्ठा करोगे, या तो आप ऑनलाइन सर्च मारोगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे लोगों से पूछोगे जो ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, जिनको वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पता है। और वहाँ से आप डाटा इकट्ठा करके फिर आप अपने सैंपल्स चूज़ करोगे कि आपको किस होटल में जाना है, कहाँ पर आपको रुकना चाहिए, यहाँ पर किस मौसम में आपको जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसके आधार पर तय करोगे। तो आपने क्या करा, जो आपने पर्सन चूज़ करे डाटा कलेक्ट करने के लिए, जो सैंपल आपने चूज़ करे, वो आपने देखा कि भाई मेरे को किससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आपने अपनी कन्वीनियंस देखी। आपने ये नहीं देखा कि भाई मुझे यहाँ पर रैंडमली करना है, आपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्सन को सिलेक्ट करा। तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग में सैंपल कहता है, खुद सैंपल कह रहा है कि भैया मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको टास्क दिया गया कि स्कूल के फंक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है, 5 वॉलंटियर आपको चूज़ करने। आप किसी पर्टिकुलर क्लास में गए कि भाई यहाँ पर हम स्कूल के अंदर एक फंक्शन कर रहे हैं, कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है। बच्चों ने अपने हैंड रेज कर दिए, भैया हम करना चाहते हैं पार्टिसिपेट। अब उन्होंने हैंड रेज कर दिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एज ए सैंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। उसके बाद है फिर जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में कुछ लोगों का ग्रुप बैठा होता है जिसको हम जजेस कह सकते हैं। उनका ओपिनियन यहाँ पर मैटर करता है कि उन्हें क्या सैंपल चूज़ करना है।
आपने अक्सर रियलिटी शोज़ में देखा होगा, आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा या सुना होगा, भाई एक बंदा कहता है कि भाई मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आज तो मेरा सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। पता लगा उसका नामो निशान नहीं होता। ठीक है, पता लगा उसका नामो निशान नहीं होता, क्योंकि उसने अपने हिसाब से अच्छा दिया, लेकिन जो सामने 4 जजेस बैठे थे, जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया, उनके हिसाब से शायद वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ठीक है, या हो सकता है कि उनमें से कुछ का ओपिनियन उसके लिए अच्छा रहा हो, कुछ का ओपिनियन उसके लिए अच्छा नहीं रहा हो। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो जजेस बैठे हुए हैं उनका ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। उसके बाद फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल से अक्सर आपने सुना होगा कि इन स्नोबॉल से स्नो के अंदर खेलते हैं। तो खेलते खेलते यहाँ पर हम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। क्या सैम्पलिंग कर रहे हैं? स्नोबॉल का इसकी खासियत क्या होती है? जब आप स्नोबॉल को रोटेट करते हो स्नो के ऊपर, तो उसके अंदर स्नो ऐड होती जाती है, थोड़ा वो बड़ा 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 गोला बनता जाता है। तो अब इसको अगर हम मार्केटिंग लाइन में कहते हैं, तो इसको मार्केटिंग लाइन में हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चेन सिस्टम। चेन सिस्टम कैसे? कि मान लो ये पर्सन है, इसने अपने 2 खास लोगों को चूज़ कर लिया और इनको बोला कि भाई तुम भी अपने खास खास लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी आपको आप चूज़ करो और हमारे साथ लेकर आओ। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले 1 था, 1 से 2 हुए, 2 से फिर ये 6 और मिला लो यहाँ पर। ऐसे कर करके इन्होंने भी आगे काम करा। इसी को बोलते हैं मार्केट के अंदर चेन सिस्टम, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर भी क्या हो रही है? इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं किसको अप्रोच करूँगा? जो मुझे लगता है कि मेरे साथ आ सकता है। ऐसा तो नहीं मैं उठ के किसी के पास भी पहुँच जाऊँगा, मारेगा मुझे 2 रो। ठीक है, तो मैं ऐसे बंदे के पास जाऊँगा जिसको मुझे लगता है कि मैं अप्रोच करूँगा तो भैया वो मेरे साथ आ सकता है। तो ये होगी हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये सारी सैम्पलिंग्स होती हैं। ये सारी सैम्पलिंग आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। सैम्पलिंग के नाम पूछे जा सकते हैं, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको चेक करना होगा कि ये कौन सी सैम्पलिंग है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सैम्पलिंग तो हमने कर ली, तो अब सैम्पलिंग में एरर भी तो हो सकती है ना। तो सैम्पलिंग एरर हम कैसे फाइंड करते हैं? सैम्पलिंग एरर फाइंड करने के लिए जो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो पूरी पॉपुलेशन का मीन है और जो हमने सैंपल चूज किया उसका मीन है, जो उनका डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। जो पॉपुलेशन मीन है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, जो सैंपल मीन है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, सैंपल मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। एन का मतलब वही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। अब उसके बाद हमने एक वर्ड बीच में पढ़ा कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो पैरामीटर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉपुलेशन की, यानी पॉपुलेशन से जो आप मेजर करोगे, जो वहाँ से डाटा निकालोगे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। और जो आप सैंपल से डाटा निकालते हो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर के अंदर है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन से आप निकालते हो, ठीक है, और स्टैटिस्टिक होगी जो आप सैंपल से निकालते हो। जनरली डिनोटेड बाय द ग्रीक अल्फ़ाबेट। जो पॉपुलेशन होता है नॉर्मली हम ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे आपके पास ये सिग्मा स्क्वायर हो गया या सिग्मा हो गया, पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट कर दिया। और जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं इसके अंदर जनरली हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जैसे सैंपल मीन के लिए हमने एक्स यूज़ कर लिया और सैंपल वेरिएंस के लिए हमने एस स्क्वायर यूज़ कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस यूज़ कर लिया। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस होते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं? इसके अंदर एक मेथड होता है हमारे पास एस्टिमेशन और दूसरा मेथड होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो एस्टिमेशन होता है उस एस्टिमेशन के भी 2 पार्ट हैं, एक पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? जब आप अपने एस्टिमेटेड को एक स्पेसिफिक पॉइंट में देते हो, स्पेसिफिक वैल्यू में देते हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। जैसे आप एवरेज हाइट निकाल रहे हो, आपने एवरेज हाइट निकाल के बोला कि 163 सेंटीमीटर एवरेज हाइट है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। लेकिन अगर आपने उसी एस्टिमेशन को क्लास में कन्वर्ट कर दिया कि जो एवरेज हाइट है वो 160 से 165 सेंटीमीटर है, दैट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में। अब पॉइंट एस्टिमेशन हम निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए आपको सैंपल मीन का फार्मूला ये हो गया सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो गया एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। जो पॉपुलेशन सैंपल मीन होता है यहाँ पर, जो आप सैंपल मीन निकालोगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। निकाल तो हम सैंपल से रहे, लेकिन डाटा हम किसका प्रेजेंट करेंगे? डाटा हम करेंगे पॉपुलेशन का प्रेजेंट। तो अगर आपसे बोला जाता है कि फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, इसका मतलब आपको सैंपल मीन निकाल देना है। अगर आपसे बोला जाता है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ
पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मतलब आपको निकाल देना सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जो भी आपसे पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है वही चीज़ आपको सैंपल की निकाल देनी है, तो वो हो जाएगी पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड वैल्यू, चाहे वो इंटरवल में पूछा जाए चाहे वो पॉइंट में पूछा जाए। एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर अब क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, इस पॉपुलेशन मीन का पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। अब पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू पॉपुलेशन मीन की पूछ रहा है, लेकिन निकालना में क्या है, हमें तो सैंपल मीन निकालना है। तो सैंपल मीन हम कैसे निकालेंगे, इन सब का सम कर लेंगे और सम करके हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सैंपल मीन निकाला हमने 5 + 8 + 10 7 10 14 एंड डिवाइडेड बाय n। n का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ गई। तो इन सब का टोटल आप करोगे, इन सब का टोटल आ जाएगा आपके पास 54। 6 से डिवाइड करेंगे तो सैंपल मीन आ गया 9। जो सैंपल मीन आया यही कहलाया जाएगा पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट में कह रहा है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। अब ये जो सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर आपको निकालना कैसे है, सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर, तो आपको जो भी xi है उसमें से मीन को माइनस करना है और फिर इसका स्क्वायर करना है। तो आपके पास जो xi है वो है पहली 5 में से 9 को माइनस करोगे तो आ जाएगा -4, फिर इसका स्क्वायर करना है। फिर अगला 8 - 9 -1 आ गया, फिर इसका स्क्वायर माइनस किया। फिर 10 - 9 1 आ गया, इसका स्क्वायर। फिर 7 - 9 -2, उसके बाद फिर 10 - 9 1, 14 - 9 5। तो इन सब का स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे 16 1 1 4 1 और 25। तो 25 26 30 हो गया, 30 और 46 और 2 48, तो ये बन गया जो 48। यहाँ पर ये हमने 48 और n-1 यानी 6 - 1 आ गया 5 से इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 5 6 जा 30, तो √9.6 आ गया। अब √9.6 का मतलब हो गया ये, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 3.1। तो ये आ गया आपके पास क्या, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन की, तो इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब हो गया कि आपको एक लोअर लिमिट निकालनी है, एक अपर लिमिट निकालनी है। तो जैसे हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो रेड वाला पोर्शन है ये रिजेक्टेड रीजन है, ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्टेड रीजन है। अगर हम एक लिमिट दे दें कि हमने लिमिट में बताया कि भाई इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 60 से 65 है, तो यानी यहाँ पर ये 60 आ गया, ये 65 आ गया। 60 से अगर कम आ गया तो भी रिजेक्शन एरिया में चला गया, और 65 से ज़्यादा आ गया तो भी वो रिजेक्शन एरिया में चला गया। जो ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है, इस एक्सेप्टेंस रीजन को हम डिनोट करते हैं 1 - अल्फा से, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे, इस रीजन को हम डिनोट करेंगे 1 - अल्फा। ये वाला जो रीजन है इसको 1 - अल्फा से डिनोट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये α/2 होता है, और ये वाला पोर्शन होता है ये भी α/2 होता है। अब ये जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो हम कैसे निकालेंगे। अब उसको निकालने के लिए आपके पास ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास होना चाहिए, सैंपल स्टैटिस्टिक आपके पास होना चाहिए और मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तब आप इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इट डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड में कितनी अनसर्टेनिटी है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ 95% कि डाटा का जो भी मैं चीज़ निकाल रहा हूँ वहाँ से वो 95% में श्योर हूँ, तो इसका मतलब मैं 5% का मार्जिन लेके चल रहा हूँ, 5% में उसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। सैंपल स्टैटिस्टिक, जो भी आप पॉपुलेशन पैरामीटर की जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे वो आपके पास हो जाएगी सैंपल स्टैटिस्टिक। मार्जिन ऑफ एरर, जो मार्जिन ऑफ एरर उसमें आएगा, जो गलती की जो गुंजाइश होगी, जो मार्जिन ऑफ एरर बनेगा
वो उसको हम बोलेंगे यहाँ से ई से डिनोट करेंगे मार्जिन ऑफ एरर। इसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है निकालने का, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर जब आप निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है जेड अल्फा बाई टू इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। अभी जो जेड अल्फा बाई टू है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% है, कॉन्फिडेंस लेवल 90% है, तो जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू होती है 1.645। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी कि भाई 90% अगर है तो उससे जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू ये है। ऐसे अगर 95% है तो जेड अल्फा बाई टू 1.960 होगा, और 99% है तो जेड अल्फा बाई टू 2.576 होगा। तो जब आप जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पर पुट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर। अब मार्जिन ऑफ एरर को आपको क्या करना है, जो हमारे पास सैंपल मीन आएगा उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर को प्लस माइनस करना है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। जब आप प्लस करोगे तो उससे आपको मिलेगी अपर लिमिट, और जब आप माइनस करोगे तो उससे मिल जाएगी आपको लोअर लिमिट। यानी जो क्लास इंटरवल होगा, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्लास होगा, उसकी लोअर और अपर लिमिट दोनों आपको मिल जाएगी। तो उससे हम बना सकते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल। बना के देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से हमें ये बनाना है। तो यहाँ पर कहता है कि एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ 50 आइटम। 50 आइटम है यानी n की वैल्यू 50 हो गई। फॉर्म ए पॉपुलेशन विद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 6, 50n आ गया। रिजल्टेड इन ए सैंपल मीन ऑफ 32, ये सैंपल मीन हो गया। प्रिपेयर ए 95% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। और अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल 95% हमारे पास है तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बनाते हैं। तो अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो इसके हिसाब से जो जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 95% के हिसाब से जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू है 1.96। तो अब यहाँ पर 1.96 वैल्यू रख देंगे। तो जो मार्जिन ऑफ एरर आएगा उसका फार्मूले के हिसाब से जेड अल्फा बाई टू इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। रूट एन की वैल्यू होगी 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी 6। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम 6 रख देते हैं। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। रूट 25 का करेंगे, 50 का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5√2। अब इस सबको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास बन रहा है 1.66। तो जब आप ये मार्जिन ऑफ एरर बना दोगे तो फिर उसके बाद क्या करना है, सैंपल मीन के साथ हमें इसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। उससे आपके पास पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। तो सैंपल मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर और सैंपल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो सैंपल मीन 32 है, इसके अंदर अगर आप प्लस करते हो 1.66 तो यह आ जाएगा 33.66। और अगर आप माइनस करते हो तो 10 - 6 4 3 और 0 30.34। तो ये लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट आ गई। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बन गया 30.34 से लेकर 33.66। यानी जिस पॉपुलेशन का हम सैंपल का मीन 32 बता रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये 30.34 से लेकर 33.66 तक इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो वही हो गया, जेड की वैल्यू ये आ गई। इज रिपोर्टेड टू बी 150 to 160। अब यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दे रखा है 152 से लेकर 160, म्यू की दोनों वैल्यू दे रखी है, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी। तो अपर लिमिट कैसे बनती है, अपर लिमिट बनती है जब आप सैंपल मीन के अंदर मार्जिन ऑफ एरर प्लस करते हो तो ये अपर लिमिट बनेगी 160, और सैंपल मीन के अंदर अगर मार्जिन ऑफ एरर माइनस करते हो तो बनेगी लोअर लिमिट। तो ये दो इक्वेशन यहाँ से बनी। कहता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले इन दोनों की हेल्प से आप क्या करो, यहाँ पर ये कट ही रहा था ऑलरेडी, तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं। वैसे कर भी लिया था तो भी कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आप कर सकते हो दोनों में से किसी भी तरीके से। तो यहाँ गया 2 सैंपल मीन, x की वैल्यू आ जाएगी 156 सैंपल मीन। 156 को आप यहाँ पर प्लस कर दो और पुट कर दो, तो मार्जिन ऑफ एरर आ गया आपके पास, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4। तो सैंपल मीन आ गया आपके पास और मार्जिन ऑफ एरर भी आ गया, दोनों चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप n निकालना है, तो n निकालने के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है उसका फार्मूला आप पुट करो। तो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला था हमारे पास
जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। तो मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास आया 4, जेड अल्फा बाई 2 यही आएगा 1.96, 95% के हिसाब से। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15, रूट एन यहाँ पर आ गया। तो रूट एन को आप इधर लाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1.96 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 4, 4 से आप इसको कैंसिल कर लो, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो अब ये वैल्यू आपके पास रूट एन की है। अब यहाँ पर n निकालेंगे, n का मतलब होगा इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू है 54.0225। अब क्योंकि n नंबर ऑफ सैंपल है तो इसको आप राउंड ऑफ कर देना, जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पर n आ जाएगा 54। तो इस तरीके से आप इंटरवल एस्टिमेशन का यूज़ करके n की या e की या सैंपल मीन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फिर हम चलते हैं इसके आगे का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी डाटा दे रखा हो, उसमें n कितना भी हो, कितना छोटा n हो कितना भी बड़ा n हो, और उसका जो कर्व है वो पहले कैसा भी रहा हो, ठीक है। ये जैसे एक कर्व आपको ये दिखा रखा है कि ये कर्व पहले इस तरीके का था, जैसे जैसे आप उसका सैंपल साइज़ बड़ा करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसका सैंपल साइज़ बड़ा करते जाओगे तो जो उसका कर्व होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब इसके लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए आइडियली n होना कितना चाहिए, इसके लिए कहता है कि आइडियली अगर आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना चाहते हो तो n जो है कम से कम 30 होना चाहिए। ए सैंपल साइज ऑफ 30 और मोर इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट टू होल्ड CLT एंड सैंपल साइज बिकम्स लार्जर, द प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स एक्यूरेट। तो जितना आप पॉपुलेशन का सैंपल बड़ा करते जाओगे, ठीक है, सैंपल साइज जितना बड़ा करते जाओगे, जो डाटा का जो कंक्लूजन है उतना ही हमारा करेक्ट आता जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए आपको 30 या उससे ज़्यादा अगर आपके पास सैंपल साइज होता है तो वो CLT लगाने के लिए सफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आप निकालोगे, क्योंकि जैसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल अगर ज़्यादा होगा तो हमारा डाटा जो है वो एक्यूरेट आएगा। तो ये कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी सैंपल मीन की वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगी अगर n की वैल्यू 30 या उससे ज़्यादा होगी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरीके से आप निकालेंगे। और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आपसे पूछ सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है S इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट n। अगर आप इसका स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ तो उससे निकल जाएगा आपका वेरिएंस। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन दिस इज फॉर्म फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन वेट 60 kg। मीन वेट 60 kg हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 kg हो गया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब EX, ये म्यू के बराबर ही होता है। और म्यू कितना है हमारे पास 60, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। एंड सैंपल साइज जो है वो 36 दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ये वाला फार्मूला लगा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट n। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 9 है और n की वैल्यू है 36, तो हो जाएगा 9/6 और ये आ गया आपके पास 1.5। और सेम इसी फार्मूले से आप स्टैंडर्ड एरर भी निकाल सकते हो। तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, जब आप सैंपल लेते हो किसी भी पॉपुलेशन में से तो अलग अलग टाइप के सैंपल होते हैं। आप कोई छोटा सैंपल ले सकते हो, कुछ थोड़ा बड़ा सैंपल ले सकते हो। तो उसके बीच में जो एरर होती है, जो उनका मीन आप निकालते हो, उस मीन के बीच में जो एरर होती है, ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर जैसे हमने निकालना सीखा था, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर। अगर स्टैंडर्ड ऑफ एरर आपकी सैंपल जितना छोटा होगा, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है उतना बड़ा आएगा, और सैंपल जितना बड़ा होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उतना ही कम आएगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है तो इसका फार्मूला वही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। अब यहाँ पर कहता है कि दो तरह का स्मॉल SEM होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, एक स्मॉल होगा और एक लार्ज होगा। वो स्मॉल कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन बड़ा होगा तो ये SEM होगा, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ सैंपल अगर छोटा होगा आपके पास तो लार्ज SEM आएगा, यानी जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है उसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मतलब ये है कि सैंपल अगर आप जितना छोटा रखते हो उतना उसके एरर के चांसेस ज़्यादा आएंगे। अब उसके बाद दूसरा जो तरीका होता है इन्फ्रेंसेस निकालने का, वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम दो तरीके के हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो आप पैरामीटर ले रहे हो और जो स्टैटिस्टिक ले रहे हो उनके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उनके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ए पैरामीटर एंड ए स्पेसिफिक वैल्यू, जो आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी होगी उसमें और जो पैरामीटर आप निकालोगे उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नॉर्मली हम हाइपोथेसिस को इन तीन तरीकों से डिनोट करते हैं। अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये लेस देन 0 होगा तो नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू नॉट होगा, ठीक है, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट ऑल्टरनेट में हुआ तो और नल में क्या हो जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट। और यहाँ पर अगर उल्टा हो गया, म्यू लेस देन इक्वल्स टू म्यू नॉट हुआ तो ऑल्टरनेट में ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब जो भी आप नल लोगे ना उसका उल्टा होना चाहिए उसमें ऑल्टरनेट में। यहाँ पर कह रहा है कि म्यू और म्यू नॉट अगर दोनों इक्वल होंगे तो ऑल्टरनेट में दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये तीन तरीके से आप हाइपोथेसिस अपना क्रिएट कर सकते हो। पहले जो दो होते हैं ना इसको हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट, और जो ये तीसरा वाला होता है इसको हम बोलते हैं टू टेल टेस्ट। अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई विच टाइप ऑफ टेल टेस्ट, तो ये टू टेल टेस्ट है और ये वन टेल टेस्ट है। इसको लेफ्ट हैंड टेल बोलते हैं, इसको राइट हैंड टेल टेस्ट बोलते हैं। अब किस तरीके से आप नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओगे, यहाँ कहता है कि सपोज ए पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट क्लेम इट्स एवरेज पिज़्ज़ा डिलीवरी टाइम इज 30 मिनट। एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है और वो क्लेम करता है कि उसका एवरेज डिलीवरी टाइम जो है वो 30 मिनट है, ये उसका क्लेम है। अब हमें उसका क्लेम के अपोजिट देखना है कि उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो क्लेम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसका जो ये नल हाइपोथेसिस बना कि जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 30 मिनट है, तो 30 मिनट या उससे कम आप ले सकते हो कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पिज़्ज़ा पहुंच जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा कि पिज़्ज़ा इसके बाद पहुंचेगा। और कई कंपनी तो कहती है कि भाई इतनी देर में पिज़्ज़ा नहीं पहुंचा तो आपको पिज़्ज़ा फ्री में मिलेगा, और बहुत से लोग कहते हैं भैया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाए तो बढ़िया है, पिज़्ज़ा टाइम पर ना पहुंचे ताकि पैसे भी ना देने पड़े। तो अभी सिस्टम गलत है सही है वो तो खैर सबका अलग अलग वो है, पर जो भी है नल हाइपोथेसिस आपका ये बनेगा और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हो गया। इसमें कहता है कि स्टडी क्लेम दैट द मीन इनकम ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एन इंडस्ट्रियल स्टेट इज ₹6,45,000 पर एनम। ये उनका क्लेम है कि भाई मीन सैलरी जो है ना वो इतनी है। टू टेस्ट दिस क्लेम इट इज डिसाइडेड टू टेक ए सैंपल ऑफ 25 एग्जीक्यूटिव एंड ऑब्टेन देयर मीन इनकम, सेट अप द अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस। तो अब यहाँ पर ये क्या गया कि मीन इनकम इतनी है, तो मीन इनकम इतनी है मतलब नल हाइपोथेसिस हो गया म्यू इज इक्वल्स टू 6,45,000। अगर मीन इनकम इससे कम हुई या इससे ज़्यादा हुई तो ये इसका ऑल्टरनेट बन गया, कम भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ए रिसर्चर कंटेंटेड दैट द मीन डेली स्लीप ऑफ यंग बेबी इज़ 15 आवर। जो यंग बेबीज़ हैं उनकी जो मीन स्लीप है डेली की वो 15 आवर्स है। तो अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भाई कम से कम इतनी है ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है, सीधा कह रहा है कि भाई 15 आवर्स है मीन स्लीप। अगर उससे कम सोता है या उससे ज़्यादा सोता है तो मतलब वो मीन से डिफरेंट हो रहा है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या बना, म्यू इज इक्वल्स टू 15 और ऑल्टरनेट क्या बना, नॉट इक्वल्स टू 15। कम अगर सो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ज़्यादा सो रहा है तो भैया हो सकता है कि भाई तगड़ा ही आलसी वाला बंदा हो, ज़्यादा ही सोता रहता है। तो मीन जो स्लीप है ना वो इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हो रही है दैट मीन्स वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है कंसेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में कहता है कि अगर आपकी क्लासरूम के अंदर कहता है कि अगर 25 सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं तो 25 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब जो पहला स्टूडेंट आता है उसके पास चॉइसेस होती है कि उन 25 सीट्स में से कहीं पर भी जाके बैठे, तो उसके पास पूरी 25 चॉइसेस हैं, तो वो मान लो एक सीट ऑक्यूपाई कर लेता है। अगला स्टूडेंट आता है उसके पास 24 चॉइसेस होंगी, उससे अगला आता है उसके पास 23 चॉइसेस होंगी, तो जो 24th स्टूडेंट भी आता है उसके पास 2 चॉइसेस होंगी, क्योंकि 23 तो बैठ चुके ना, 2 सीट खाली हैं, तो उसके पास चॉइस होगी उन दोनों में से कहीं पर भी बैठ जाए। लेकिन जो 25th आता है उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं होगी, जो जगह बचेगी उसको वहीं पर ही बैठना पड़ेगा।
तो इसका मतलब जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, जो लास्ट वाला बंदा होता है उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई फ्रीडम नहीं होती है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ कि जो भी आपके पास टोटल नंबर था उसमें से एक कम कर दो, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमारे पास एक सैम्पल टेस्ट होता है तो हम ये निकाल देते हैं n-1, और अगर 2 सैम्पल टेस्ट होता है तो n1 प्लस में n2 माइनस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देते हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये फार्मूला अलग दिया हुआ है, लेकिन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो ये 1 सैम्पल या 2 सैम्पल टेस्ट का ऐसे आपसे पूछेगा, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल देना, वो लेंदी वाला फार्मूला इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है कि यहाँ कहता है कि इवेल्युएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गिवन सैम्पल और द सीक्वेंस। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका 9। ठीक है, 10-1 कर देना। इसके अंदर कह रहा है कि सैंपल ऑफ 10 कॉपर वायर, यानी 10 कॉपर वायर के सैंपल आपने लिए, बाकी सब उसके बारे में और फालतू बातें बता रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया फिर से 10-1, इसका भी 9 आ गया। यहाँ पर 2 सैंपल आपको दे रखे हैं, यहाँ पर कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो इसमें फार्मूला लग गया n1 प्लस में n2 माइनस 2, तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो। ए रैंडम सैंपल ऑफ 20 डेली वर्कर ऑफ राजस्थान फाउंड टू एवरेज डेली अर्निंग ऑफ ₹44 विद सैंपल वेरिएंस दिस। अनदर सैंपल ऑफ 20 डेली वर्कर फ्रॉम बिहार। तो यहाँ राजस्थान के वर्कर भी 20 है, बिहार के वर्कर भी 20 है, 20 प्लस 20 40, 40 में से 2 माइनस कर दोगे 38, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 38। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब आप टी टेस्ट निकालते हो, और उससे पहले देख लेते हैं भाई टेस्ट किस किस तरीके के हैं। एक आपके पास 1 सैंपल टी टेस्ट है, एक आपके पास 2 सैंपल टी टेस्ट है, और एक पेयर टी टेस्ट है। पेयर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करना आपको, सिर्फ 1 सैंपल और 2 सैंपल टी टेस्ट करना है। अब ये टी टेस्ट के अंदर आपको करना क्या होगा, इसमें क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। बात करें 1 सैंपल टी टेस्ट की, तो 1 सैंपल टी टेस्ट में आपको जो फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, 2 फार्मूले यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अलग अलग बुक्स में देखोगे तो दोनों में किसी बुक में कोई फार्मूला होगा, किसी बुक में कोई फार्मूला होगा, तो आपको समझना कैसे है कि कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। यहाँ पर दोनों फार्मूले में न्यूमरेटर दोनों का सेम है, सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस, दोनों में एस है, डिवाइडेड बाय √n है, यहाँ पर √n-1 है। यहाँ पर ये कैपिटल एस है, यहाँ पर स्मॉल एस है। ये कैपिटल एस का मतलब है यहाँ पर ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्मॉल एस है, यानी इस वाले फार्मूले में जो यूज़ हो रहा है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाओ। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न आपको लगती है तो उस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए आप n की वैल्यू देख लो। n अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 30 है तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला लगा दो, और n की वैल्यू अगर लेस देन 30 है तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगा दो। तो ये फार्मूले से हम अपनी क्या करेंगे, टी वैल्यू निकाल लेंगे, और टी वैल्यू को फिर आप कंपेयर करेंगे जो टी अल्फा की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको मिलेगी उससे कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो भी यहाँ से टी वैल्यू निकालेंगे ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कंपेयर करनी है, खाली टी वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर करनी है। यानी यहाँ पर आंसर चाहे हमारा नेगेटिव आए चाहे यहाँ पॉजिटिव आए, हमें पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है अगर वो गिवन वैल्यू से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो इसका मतलब होगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हो जाएगा रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब हो गया कि जो डाटा आपको दे रखा है और जो आपने वैल्यू निकाली है उन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब हो गया कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ मतलब एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब जो गिवन डाटा है और जो हमारी वैल्यू निकली है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मतलब होता है इसका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का और एक्सेप्ट होने का। अगर आपको 2 सैंपल दे रखे होंगे तो उससे भी फिर आप टी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर टी वैल्यू निकालने का यहाँ भी 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से नीचे वाला फार्मूला अगर याद कर लोगे तो आपको ऊपर वाले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर वेरिएंस दोनों का इक्वल है तो आप ये लगाओ, और वेरिएंस अगर इक्वल नहीं है तो आप ये लगाओ। तो वेरिएंस इक्वल हो या ना हो, अगर आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे, उसको सॉल्व करोगे तो वो अपने आप उसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी आप नीचे वाला फार्मूला ही खाली याद रख सकते हो। यहाँ से टी वैल्यू निकालो, फिर यहाँ भी रूल वही रहेगा कि टी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा है, और अगर 2 टेल टेस्ट होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाय 2। यानी रिजेक्शन रूल दोनों में वही है, चाहे आप 1 सैंपल टेस्ट कर रहे हो चाहे आप 2 सैंपल टेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कि कैसे आपको कंपेयर करना है।
यहाँ पर कहता है कि एक शू मेकर कंपनी है, वो कुछ स्पेसिफिक मॉडल बनाती है शूज़ के, और कहता है कि उसकी एवरेज जो है वो लाइफ टाइम एवरेज जो उसकी 15 मंथ्स है। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉय इन देयर R&D डिवीजन क्लेम टू हैव डेवलप्ड ए प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर। दिस टेस्ट प्रोड्यूस वाज वन बाय 30 पीपल एंड लास्टेड ऑन एवरेज ऑफ 17 मंथ। तो R&D डिवीजन में एक एम्प्लॉय था, उसने कुछ टेस्ट किए, टेस्ट करने के लिए उसने क्या लिया, 30 लोगों के ऊपर टेस्ट किया, और उसकी जो एवरेज लाइफ निकली वो निकली 17। द वेरिएबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल शू इज द एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए न्यू ग्रुप विच इज 5.5 मंथ। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इज द डिजाइनर क्लेम ऑफ ए बेटर शू सपोर्टेड बाय द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल। मेक योर डिसीजन यूजिंग टू टेल टेस्ट यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको टू टेल टेस्ट यूज़ करना है। तो टू टेल टेस्ट यूज़ करना है तो नल हाइपोथेसिस जब आप उसमें बनाएंगे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस बनेगा यहाँ पर H नॉट इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 15, क्योंकि यहाँ पर जो कितनी थी एवरेज लाइफ कितनी थी उसकी 15 मंथ्स थी। और टू टेल टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर लेस का कुछ नहीं होता मतलब, और ऑल्टरनेट में इक्वल्स टू नहीं होता। अब इस पर हम टेस्ट करेंगे, टी वैल्यू निकालेंगे। अब उसकी टी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सैंपल मीन होना चाहिए और हाइपोथेसाइज वैल्यू जो ये आ गई आपके पास डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, सैंपल जो दे रखे हैं 30 दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर √n वाला फार्मूला ही यूज़ कर लो। ये आपकी सैंपल मीन जो उसने 30 लोगों का सैंपल लिया था उस पर उसने टेस्ट करके जो मीन निकाला वो मीन था 17। तो यहाँ पर आप रखो 17, ये आ गया आपके पास 15, S हो गया यानी हमारे पास 5.5, और ये आ गया √30 डिवाइडेड बाय √30। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 17 माइनस 15 2 हो गया 5.5, और जो अपॉन में √30 था ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, इसका डेसिमल आप हटा दोगे ऊपर बन जाएगा 20। तो टी वैल्यू आ गई 20 √30। 30 के पेयर तो बनेंगे नहीं कुछ भी, तो उसको आपको स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ेगा। 5 से आप इसे काट सकते हो। अब √30 की वैल्यू निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 11 से करना है डिवाइड। ये सारा काम करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी इसकी 1.9917। अब ये वैल्यू निकालने के बाद अब जो टी वैल्यू यहाँ दे रखी है, टी अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2.045 दे रखी है, तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है टी वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन नहीं आ रही है, लेस देन आ रही है। ठीक है, लेस देन आ रही है किससे, 2.045 से। अगर ये लेस देन आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। वो रिजेक्ट नहीं हुआ मतलब जो कंपनी का क्लेम था 15 मंथ्स की जो एवरेज लाइफ टाइम है वो ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब जो क्लेम डिजाइनर ने किया है उसका क्लेम सही नहीं है। डिजाइनर क्लेम इज नॉट ट्रू। तो इस तरीके से आपको टी वैल्यू यूज करके कंपेयर करना है कि जो क्लेम बताया जा रहा है कि वो सही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। द मीन नेट वेट ऑफ द कार्टन इज 11.8 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 kg। डज द सैंपल मीन क्या है हमारे पास, सैंपल मीन इसका 11.8 आया है। द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंटेड वेट ऑफ 12 kg। तो क्या ये सैंपल मीन इस 12 kg से सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है, तो ये टी टेस्ट हम यूज़ करके इस पता करेंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास जब टी वैल्यू निकालोगे उससे पहले अगर हम नल हाइपोथेसिस बनाते हो तो जो इंटेंटेड वेट है वो 12 kg है। इससे हमें चेक करना है कि इसके बराबर है या नहीं है। अगर इससे कम हो गया या इससे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो इससे डिफर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप इक्वल्स टू 12 लेंगे और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो आ जाएगा यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 12। आप निकालो इसकी टी वैल्यू। जो सैंपल मीन है हमारे पास वो 11.8, उसमें से 12 माइनस करना है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 एंड स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर 10 दिया हुआ है आपको और ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो यहाँ ले लेंगे हम 10 - 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -0.2 आ जाएगा, 0.15, इसका स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा ऊपर।
ठीक है। अब इसका यहाँ से डेसिमल आप हटाओगे तो ये बनेगा 2 3 जा 6, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ये आ जाएगा 100, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे आ जाएगा 10। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपके पास -4। अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो +4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +4 हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आप चेक करोगे कि आपको जो वैल्यू दे रखी है इससे बड़ी है, अब बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.262। अगर ये ग्रेटर देन आ गया तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है ये हो गया रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहता था कि ये इसके 12 के बराबर है, ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, इट इज सिग्निफिकेंटली different from the intended weight, from the intended weight। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें ये हो गए 1 सैंपल टेस्ट के। अब 2 सैंपल टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 सैंपल टेस्ट का जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि 2 कंट्री हैं। कंट्री ए हैज़ एन एवरेज फॉर्म साइज ऑफ 191 एकड़। ये एवरेज फॉर्म साइज है, मतलब ये इसका मीन हो गया, ये पहले वाले डाटा का मीन हो गया। वाइल कंट्री बी हैज़ एन एवरेज फॉर्म साइज ऑफ 199 एकड़। एज्यूम द डाटा वर अटेन्ड फ्रॉम द 2 सैंपल विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 38 एंड 12। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एंड सैंपल साइज ऑफ 8 एंड 10, ये सैंपल साइज हो गया इसका। इज इट पॉसिबल टू इन्फर दैट द एवरेज साइज ऑफ द फॉर्म इन द 2 कंट्री इज डिफरेंट एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05। एज्यूम दैट द पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टी वैल्यू ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसका आपको कोई काम नहीं करना अल्फ़ा का, क्योंकि यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर टी अल्फ़ा बाई 2 की इसने वैल्यू हमें दे दी है। हमें सिर्फ टी वैल्यू निकालनी है। अब टी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो 2 सैंपल मीन होता है, 2 सैंपल टेस्ट होता है, उसका यहाँ पर फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब उसके फार्मूले में क्या था हमारे पास, टी इक्वल्स टू x1 माइनस x2, यहाँ पर ये सैंपल मीन था तो बार लगाना है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास टी वैल्यू का। अब इसमें जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है उनको आप यूज़ करो। यहाँ पर आ गया है 191 माइनस 199 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 38 स्क्वायर, 38 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय n1 यानी 8 हो गया, फिर प्लस, फिर 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ऊपर तो आ गया -8, नीचे अगर आप इसको काट लो और फिर इसको काट लो, 19 पे कटेगा, 19 ये और 19 ये आएगा 361। 361 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 180.5। यहाँ से 144 आएगा, 144 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 14.4। तो टी वैल्यू आ गई हमारे पास -8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 4 9 और 4 आ गया, 8 और 1 9, 194.9। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू सारी वैल्यू मिलाकर आएगी 0.57। इसका स्क्वायर रूट निकालना है पहले आपको, फिर डिवाइड करना है, तो -0.57 ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, अगर इसकी आप मॉड वैल्यू निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 0.57 आएगी, लेकिन फिर भी ये वैल्यू इससे छोटी ही रहेगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी इज़ लेस देन 2.306। अगर ये छोटी आ गई तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, डू नॉट रिजेक्ट। अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नल हाइपोथेसिस है वो तो हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं। चलो, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या बनेगा, μ1 इक्वल्स टू μ2, और ऑल्टरनेट में बनेगा μ1 इज़ नॉट इक्वल्स टू μ2।
ये इसका हाइपोथेसिस बनेगा। अब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ मतलब एक्सेप्ट हो गया, इसका एक मतलब है। एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब जो एवरेज फॉर्म साइज़ है वो दोनों का बराबर है। तो ये पूछ रहा था कि एवरेज फॉर्म साइज़ जो ये डिफरेंट है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नो, एवरेज फॉर्म साइज इज नॉट डिफरेंट। जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसी हिसाब से आपको अपना आंसर इसमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द एवरेज नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस बाय टू मशीन पर डे आर 200 एंड 250। ये एवरेज नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये आपके पास बन गया x1 200 और x2 250 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 20 एंड 25 ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ 25 डेज प्रोडक्शन। तो 25 दिन की प्रोडक्शन लेनी है, यानी दोनों में n सेम है, n1 भी यही है और n2 भी यही है। तो कैन यू रिगार्ड बोथ द मशीन इक्वली एफिशिएंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। तो 1% लेवल पर यही पूछता है कि भाई दोनों मशीन जो है क्या इक्वली एफिशिएंट है या नहीं है। तो यानी जो नल हाइपोथेसिस है उसमें कह रहा है कि भाई इक्वली एफिशिएंट है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में कहेगा कि इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो अब इसमें आप टी वैल्यू निकालेंगे। तो x1 माइनस x2 यानी 200 माइनस 250 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इज 400 अपॉन 25 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस 625 अपॉन 25 माइनस 50। 400 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16, इधर से करेंगे आ जाएगा 25। तो टी वैल्यू बनी हमारे पास -50 अपॉन रूट 6 5 11 2 3 4 रूट 41। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -50 और रूट 41 की जो वैल्यू है ये है 6.4, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6.4 ले लेते हैं। और इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 50 को अगर 6.4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बनती है हमारे पास 7.81। 7.81 वैल्यू आ गई, -7.81। अब इसकी जो टी वैल्यू है वो इससे बड़ी है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.68। तो इसका मतलब हो गया कि नल हाइपोथेसिस है वो हो गया रिजेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि दोनों इक्वली एफिशिएंट है, ये हो गया रिजेक्ट। इसका मतलब है कि बोथ आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, बोथ आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो वन शॉट सीरीज़ है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स की, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस वन शॉट से हेल्प मिलेगी इन्फ्रेंशियल स्टेट्स की प्रिपरेशन करने में और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।